प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्कार दोस्तों, झारखंड सरकार के डिजी 7 प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 में बात करेंगे बहुपद के बारे में, इसके भाग 3 में। वही कक्षा 11 में आज हम लोग बात करेंगे संबंध एवं फलन के बारे में, इसके भाग 2 और भाग 3 में। मैं आशा करती हूँ कि अभी तक आप सभी ने अपनी कॉपी और कलम ले ली होगी, ताकि आप आज पढ़ाए जाने वाले महत्वपूर्ण बातों को लिख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 3 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था बहुपद के शून्य। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। शेषफल प्रमेय को शुरू करने से पहले एक बार हम संख्याओं के विभाजन का स्मरण करेंगे। मान लीजिए हमने दो संख्या ली 12 और 5। जब हम 12 को 5 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2 भागफल में और 2 शेषफल, जिसे व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जमा शेषफल, जहाँ भाज्य होगा इस भाग में हमारा 12, भाजक होगा हमारा 5, भागफल होगा हमारा 2 और शेषफल होगा हमारा 2। जब हम 12 को 6 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2 भागफल में और 0 शेषफल। जब दो संख्याओं को भाग देने से हमें शेषफल में 0 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि 6 12 का एक गुणनखंड है, या फिर 12 6 का एक गुणज है। संख्याओं का विभाजन देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि क्या हम बहुपद का विभाजन भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x, जिसे हम भाग देंगे x से, जो कि एक बहुपद है। जब हम 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x को भाग देंगे x से, तो हमें मिलेगा 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x बटे x, जिसे सरलीकरण करने पर हमें मिलेगा 2 गुणे x की घात 3 बटे x जमा x की घात 2 बटे x जमा x बटे x, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1, जिससे हम कह सकते हैं कि x और 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x की गुणनखंड है। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ, जिसमें 3 गुणे x की घात 2 जमा x घटा 1 को x जमा 1 से भाग देना है, यानी कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। इस प्रश्न में हम बहुपद को भाग देने के चरण भी जानेंगे, जिनका प्रयोग करके हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे। इस प्रश्न में हमारा
भाजक है x जमा 1 और भाज्य है हमारा 3x की घात 2 जमा x घटा 1। अब हम भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे, यानी कि 3 गुणे x की घात 2 को x से भाग देंगे, जिससे हमें 3 गुणे x प्राप्त होगा। यह हमारे भागफल का पहला पद होगा। अब हम भाजक को भागफल के पहले पद से गुणा करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 3 गुणे x की घात 2 जमा 3x। अब हम इस गुणनफल को भाज्य से घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा घटा 2x और घटा 1 वैसे ही हमारे शेषफल में आ जाएगा। तो हमारा शेषफल हमें मिलेगा घटा 2x घटा 1, जो कि हो जाएगा हमारा नया भाज्य, यानी कि हम शेषफल घटा 2x घटा 1 को नया भाज्य मान रहे हैं। यहाँ भी हम अब पहले की तरह ही विभाजन के चरण का प्रयोग करेंगे, जहाँ भाज्य होगा हमारा घटा 2x घटा 1 और भाजक होगा हमारा x जमा 1। अब हम हमारे भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे, यानी कि घटा 2x को भाग देंगे x से, जिससे हमें प्राप्त होगा घटा 2 और घटा 2 हो जाएगा हमारे भागफल का दूसरा पद। अब हम भाजक को भागफल के दूसरे पद से गुणा करेंगे, जिससे हमें गुणनफल में मिल जाएगा घटा 2x घटा 2। अब हम इस गुणनफल को भाज्य से घटाएंगे। जब हम गुणनफल को भाज्य से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, जो कि हमारा शेषफल होगा। अर्थात जब हम 3 गुणे x की घात 2 जमा x घटा 1 को भाग देंगे x जमा 1 से, तो हमें मिलेगा 1 शेषफल में और 3x घटा 2 भागफल में। तो इस प्रकार हम बहुपद का विभाजन करते हैं। अब हम बढ़ते हैं शेषफल प्रमेय की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार परिभाषित है। मान लीजिए px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है। यदि px को रैखिक बहुपद x घटा a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। यानी कि अगर हम किसी बहुपद को रैखिक बहुपद x घटा a से भाग देंगे तो शेषफल में हमें pa प्राप्त होगा, जहाँ px होगा हमारा 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद और a होगा कोई वास्तविक संख्या। चलिए अब हम इस परिणाम को एक उदाहरण पर लागू करके देखते हैं। इस प्रश्न में हमें x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1 को x घटा 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद px बराबर है x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1 और हमारे रैखिक बहुपद x घटा 1 का शून्य होगा 1। आप सोच रहे होंगे कैसे? x घटा 1 का शून्य ज्ञात करने के लिए हमें x घटा 1 बराबर शून्य को हल करना पड़ेगा, जिससे हमें मिल जाएगा x बराबर 1। अभी आपने देखा कि x घटा 1 का शून्य 1 है। अब हम हमारे शून्य का प्रयोग करके शेषफल ज्ञात करेंगे। यानी कि जहाँ जहाँ अब हमारे पास बहुपद में x है, वहाँ हम 1 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p1 बराबर
1 की घात 4 जमा 1 की घात 3 घटा 2 गुणे 1 की घात 2 जमा 1, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा P1 बराबर 2। और हम शेषफल प्रमेय के अनुसार कह सकते हैं कि x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1 को x घटा 1 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न में आपने देखा कि कैसे शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हमने बहुत ही आसानी से बहुपदों का विभाजन किया है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा शेषफल प्रमेय। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे बहुपदों का गुणनखंड। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका संबंध एवं फलन के दूसरे वीडियो में, जहां बात आज हम संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में करेंगे। संबंध यानी रिलेशन को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। किसी भी अरिक्त समुच्चय A और अरिक्त समुच्चय B में संबंध कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय A क्रॉस B के कर्मित युगों के प्रथम एवं द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में कुछ इस प्रकार कहा जा सकता है: रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product set A cross B. The subset is derived by describing a relationship between first element and second element of the ordered pair in A cross B. जैसा कि आप सब लोग पहले से जानते हैं, बहुत सारा उदाहरण भी हमने बनाया है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कार्तीय गुणन A क्रॉस B के बीच में होता है, वो एक संबंध स्थापित करता है समुच्चय A और समुच्चय B में, सेट A और सेट B में। और उसमें जो द्वितीय घटक होता है वो प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। आपको उदाहरण याद होगा पहले वीडियो से, राम और श्याम वाला हो तो, या दूसरे उदाहरण भी हमने जो लिए हैं वो सब भी आपको ध्यान होगा। इस वीडियो में कुछ और उदाहरण हम देखेंगे और ये जानेंगे कि रिलेशन को कैसे और अधिक अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो आइए बच्चों, संबंध पर कुछ नोट्स देखते हैं। इसमें हर संबंध, हर रिलेशन में एक पैटर्न या प्रॉपर्टी होती है, इसी वजह से उसमें एक रिलेशन स्टैब्लिश होता है। जो इसके अलावा हर संबंध में न्यूनतम 2 पहचान
शामिल होते हैं। तो गणित की दुनिया में अगर संबंध समझना है तो कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। संख्या p संख्या q से अगर अधिक है तो ये भी एक संबंध है। p is greater than q is a relation। रेखा m लंबन n है तो ये भी एक संबंध है। समुच्चय a समुच्चय b का उपसमुच्चय है, सबसेट है, तो भी एक रिलेशन है या पैटर्न है हम लोगों से, जिसके बेसिस पे हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। संबंध में हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन है ए और बी में, जहां एक्स और वाई इसके एलिमेंट्स हैं और वाई नाम एक्स का प्रथम अक्षर है। एक्स अगर कोई नाम है तो वाई उसका प्रथम अक्षर है। ये एक पैटर्न स्टैब्लिश करता है जहां एक्स ए सेट से बिलोंग करता है और वाई बी सेट से बिलोंग करता है। तो आइए अब देखते हैं इसको। अगर x की बात करें हम लोग तो a वाले सेट में अली अगर आता है तो उसके अली अगर x है तो उसका y क्या आएगा, a। ठीक है, अली और a आ जाएगा। वैसे ही अगर भानु है तो भानु अगर x है तो y क्या हो जाएगा, भानु किस अक्षर से शुरू हो रहा है, b से, तो b हो जाएगा। वैसे ही बिनॉय अगर शुरू होगा तो b से शुरू होता है तो y इसमें b हो जाएगा। चंद्रा की बात करें तो चंद्रा सी से शुरू होता है तो इसमें सी हो जाएगा y और x चंद्रा। तो ये सारे इसके एलिमेंट हो जाएंगे। ये संबंध स्थापित हुआ है a और b में। ठीक है, तो अब इसमें रिलेशन का अगर हम लोग फाइनल आंसर लिखें तो अली a, भानु b, बिनॉय b, चंद्रा c, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए प्रांत के बारे में बात करते हैं और प्रांत को परिभाषित करते हैं। प्रांत सेट A समुच्चय A और समुच्चय B सेट B में संबंध R के क्रमित युगों कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध R का प्रांत कहते हैं। ठीक है, सेट A और सेट B में संबंध R के क्रमित युगों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध R का प्रांत कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। मतलब यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें जो ए के जो सारे एलिमेंट हैं, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, इनको हम लोग प्रांत बोलेंगे। ठीक है, वहीं सह प्रांत के बारे में बात करें तो सह प्रांत होता है समुच्चय बी संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है। जो सेट बी है वो संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है। इसमें ए बी सी जो हमारे पास हैं वो सह प्रांत कहलाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब परिसर के बारे में बात करते हैं। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युगों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। नोट कीजिए, परिसर सबसेट होता है सहप्रांत का। ठीक है, उदाहरण के स्वरूप समझते हैं। अगर यदि P में सेट P में A B C एलिमेंट है और Q में R है तो P क्रॉस Q से संबंध की ज्ञात करते हैं। तो ये हम लोग एग्जाम्पल पहले भी देख चुके हैं कि इसमें A R हो जाएगा, B R हो जाएगा, C R हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो कुल संख्याएं हैं संबंधों की वो कितनी है, 3 है, A R B R C R। तो N P क्रॉस Q कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने रिलेशन के बारे में सीखा, संबंध के बारे में सीखा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप जा करके इससे रिलेटेड प्रश्नों को जरूर बनाइए और पढ़िए भी, जो पाठ के पहले दिया गया है उससे और अच्छे से इस पाठ को आप समझ पाएंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग संबंधों पर अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, संबंध एवं फलन के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास प्रश्न संबंधों पर आधारित, रिलेशन पे आधारित। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि मान लीजिए सेट ए में 1 2 3 4 करके 14 तक नंबर्स हैं और इसमें एक रिलेशन दिया गया है कि x और y ऐसा रिलेशन है जिसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। तो इस कंडीशन में ये दिया गया है कि जो ये x और y है वो
ए को बिलोंग करते हैं। जो सेट ए है मेरा, उसमें मतलब x की वैल्यू 1 से 14 तक संभव है, y की वैल्यू 1 से 14 तक संभव है, और इस तरीके से 3 और x और y है जिसमें 3x माइनस वाई 0 के इक्वल है। इसको आप कैसे बनाएंगे देखते हैं। इसमें दोनों ही के लिए जो सेट दिया गया है वो a है और संबंध r है। ठीक है, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी लिखना है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम लोगों को देखना है कि जो प्रांत है वो रिलेशन का पहला जो घटक होता है वो कहां से आता है उस पर निर्धारित होता है। उसके लिए वो ए दिया गया है। सहप्रांत भी हम लोगों का उसी से लिंक्ड रिलेशन से होगा, और परिसर दूसरे घटक का जो वैल्यू आता है वहां से आता है, तो उसके लिए भी वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए हमारे लिए, ए से ए का संबंध रिलेशन में है। रिलेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, जहां x और y a को बिलोंग करते हैं। मतलब रिलेशन इस तरीके से है कि x और y इसके एलिमेंट हैं, और 3x इक्वल टू वाई है, जहां x और y a को बिलोंग करते हैं। इस प्रकार अगर हम लोग x की वैल्यू डाल करके देखें 1, तो उसमें y हमें 3 मिल जाएगा, तो 1 3 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 डालते हैं तो y 6 मिल जाएगा, वो भी a में आता है। 3 डालते हैं तो 9 मिल जाएगा, वो भी a में आता है। 4 डालेंगे तो 3 इंटू 4 12 मिल जाएगा, y वो भी आता है। अब अगर 5 डालेंगे x को तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी। अगर 15 तो a के सबसेट में है ही नहीं, 14 तक की ही संख्या है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और हमारा आंसर क्या होगा रिलेशन का? 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, और यहीं तक सीमित रहेगा। आर का प्रांत संबंध में आदेशित जोड़ों के सभी पहले तत्वों का समूह होगा। ठीक है, तो प्रांत को हम लोग कैसे लिख पाएंगे? 1 2 3 4 हमारा प्रांत हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो प्रांत को हम लोग इस तरीके से दर्शा सकते हैं। वहीं अगर हम लोग सहप्रांत की बात करें, आर के सहप्रांत की बात करें, तो वो 1 2 3 4 से लेके 14 तक संभव है। और परिसर की बात करें तो जो दूसरा तत्व है, जो दूसरा एलिमेंट है, हमारा दूसरा घटक है रिलेशन का, वो हमारा परिसर दे देता है। तो परिसर क्या होगा? परिसर हमारा होगा 3, 6, 9 और 12, ये हमारे परिसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोग किसी भी रिलेशन में प्रांत को कैसे दर्शाते हैं, सहप्रांत को कैसे दर्शाते हैं, और परिसर को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। आकृति में समुच्चय PQ का एक संबंध दर्शाता है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है ये भी लिखना है हमें। ठीक है, तो इसमें P में 5 6 7 दिया गया है और Q में 3 4 5 दिया गया है। ठीक है, रिलेशन कुछ इस प्रकार का है, XY where y is equal to x minus 2 and x belongs to P। तो इस तरीके का रिलेशन हम लोग देख सकते हैं। तो अगर कॉमन हम लोग देखें तो 5 में 3 है, 6 में 4 है, 7 में 5 है। तो अगर इस तरीके का रिलेशन बना दे हम लोग कि y इस तरीके से मिल रहा है कि अगर x से 2 घटा दें तो हमें y मिल जाएगा, तो वही रिलेशन यहां पर लिखा गया है। या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि रिलेशन है एक्स वाई, जहां y x माइनस 2 है और x 5 6 7 के बीच में कोई एक संख्या है। कोई भी एक संख्या इस तरीके से ले रहे हैं हम लोग जिसके अनुरूप हमें y मिल रहा है। तो रिलेशन में आएगा 5 3 6 4 7 5। और इसमें अगर हम प्रांत की बात करें तो प्रांत पहला घटक होता है, तो 5 6 7 हो जाएगा, और परिसर 3 4 5 हो जाएगा। और इसी में हम लोग सहप्रांत को भी मेंशन कर सकते हैं, वो 3 4 5 होगा। जैसा हम जानते थे सहप्रांत जो परिसर होता है वो सहप्रांत का सबसेट होता है।
अब देखिए, इस सवाल को हमने पहले भी देखा था, एक बार दोबारा दोहराते हैं। ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं जिसमें -1 0 है और 0 1 है। तो समुच्चय ए को ज्ञात करिए जिसमें ए क्रॉस ए के शेष अवयव को ज्ञात करना होगा हम लोगों को। तो इसमें ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। इसमें ये क्लियर है हमें कि 3 क्रॉस 3 है। तो ए का जो नंबर है, ए में कितने नंबर हैं, वो 3 हैं और तीनों नंबर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, -1 0 और 1। इस तरीके से हम लोगों को ए जो सेट है हमारा वो हमें पता है। तो xy इक्वल टू x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए, इससे हम लोग a को निकाल सकते हैं, -1 0 और 1 होगा उसमें। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। संबंध रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया है कि x और x क्यूब, पहला घटक x है और दूसरा घटक x क्यूब है। x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, उसमें हम लोगों को रिलेशन निकालना है। अब हमें ये दिखना है और उसको रोस्टर के रूप में भी लिखना है। तो अब हमें ये देखना होगा कि 10 से कम संख्या कौन कौन सी होती है जो अभाज्य होती है, ठीक है। वो होती है 2 3 5 7, ठीक है। अब इस संख्याओं में हम लोगों को रिलेशन सेट कर देना है। अगर हम x की जगह 2 डालते हैं तो पहला घटक 2, दूसरा घटक 8, 3 डालते हैं तो पहला घटक 3, दूसरा घटक 27, तीसरा घटक डालते हैं 5 तो पहला x 5 आएगा और 5 का क्यूब 125 और चौथा घटक 7। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। इसमें m 1 2 3 5 दिया गया है, n 4 6 9 दिया गया है और m से n में संबंध इस प्रकार है, z इक्वल टू AB है और a और b का अंतर विषम है, जहां a m से बिलोंग करता है और b n से बिलोंग करता है, m सेट से करता है और n सेट से करता है। इस तरीके से परिभाषित किया गया है। अब r जो रिलेशन है उसको रोस्टर के रूप में लिखना है हमें। m 1 2 3 5 है, n 4 6 9 है और क्योंकि अंतर इसका विषम है, हमारा जो रिलेशन सेट है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 और 5 6, ठीक है। और इस तरीके से हमें रोस्टर मिल जाएगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू ABC है, y इक्वल टू 11 12 है, ऐसा सेट डिफाइन है। x और y में संबंध की संख्या ज्ञात करनी है। तो x ABC है और y 11 12 है, तो इसमें अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका लें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, A11 A12 B11 B12 C11 C12 और इसमें टोटल नंबर देखें ऑफ एलिमेंट तो 6 हो गए और इस तरीके से XY के संबंधों की संख्या 2/6 हो जाएगी। जैसा कि हम किताबों में भी पढ़े हैं और इसमें भी एक वीडियो में भी देखे हैं कि नंबर्स जितने होते हैं इसमें एलिमेंट, उसमें संबंधों की संख्या 2 वो नंबर हो जाती है, तो 2/6 संबंधों की संख्या होगी। इस वीडियो में हमने क्या सीखा देखते हैं। संबंधों पर अभ्यास प्रश्न किया इस वीडियो में हमने। इस पूरे प्रश्नावली को आप किताबों में भी पढ़ सकते हैं और अन्य सवालों को भी टेक्स्ट बुक से अपने करें। और आने वाले वीडियो में हम लोग फंक्शन देखेंगे और इसको जानेंगे। एग्जाम के लिए फंक्शन बेहद जरूरी है, ना ही सिर्फ एग्जाम के लिए, इवन कक्षा 12वीं के लिए भी अगर अभी फंक्शन समझ जाया जाए तो हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो बच्चों, आशा है आज के सभी पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो एक बार दोबारा देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में बात करी गणित के अध्याय बहुपद के बारे में, इसके भाग 3 में। वही कक्षा 11 में आज हमने बात करी हमारे अध्याय संबंध एवं फलन के बारे में, इसके भाग 2 और भाग 3 में। तो बच्चों, ये तो बात हुई कि आज हमने क्या पढ़ा। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। कल हम कक्षा 9 में बात करेंगे गति के बारे में, इसके भाग 6 में। वही कक्षा 11 में कल हम लोग देखेंगे सरल रेखा में गति, इसके भाग 2 में। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।